ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये जो स्टोरी आपने पूरी अभी देखनी है, उस स्टोरी के बाद हमारे साथ क्या सीन हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि डॉक्टर काशिफ खुद समझाएंगे क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। डॉक्टर साहब क्या कहते हो यार, ये क्या है ये? आज जो हमने स्टोरी सुनाई है और जो आप अपनी सुनने वाले हैं, उस स्टोरी के बारे में वो आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उस स्टोरी के बाद जिस कुर्सी पर मैं बैठा था, उस कुर्सी का जो बेस है, उस बेस के नीचे एक फायर थी और बहुत ज़्यादा फायर नहीं थी, लेकिन हल्की सी इतनी थी कि उसकी वो सीट जो है वो जलने लगी थी। और स्टोरी के बाद की बात बता रहा हूँ। और उसमें ये हुआ कि राख हमने देखा कि वहाँ से उड़ रही है और उसके बाद आप देखें ये पूरी ज़मीन पे ये राख फैली हुई है। ये यहाँ ये है और वहाँ पर है। भैया आप देख सकते हैं ये पूरे रूम में, बल्कि ये देखें ये यहाँ पर सीट तक आई है। ये स्टोरी के बाद की बात है। और इसके नीचे जो है वो आप कुर्सी के नीचे भी आपको दिखा देंगे कि ये कैसे हुई है। ये कुर्सी की हालत हुई है। पहले तो लिटरली हम लोग परेशान थे कि ये आखिर है किस चीज़ का। और अगर हम इसको उठा रहे हैं तो अगर आप देखें, जैसे लेट सपोज मैं ये पीस उठाता हूँ, ये पीस उठाने के बाद ये सिर्फ पाउडर बन रहा है, पाउडर है, राख का पाउडर। लेट सपोज ये पीस मैं उठा रहा हूँ, ये पीस आप देख रहे हैं मेरे उंगली पर एक पीस पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ मसलता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल पाउडर है। तो ये गर्म, अभी तक इसकी तपिश ये देखें ना, तो ये क्वाइट कंफ्यूजिंग रहा किस्सा कि ये क्या हुआ है। डॉक्टर काशिफ ने अपनी स्टोरी में ये डिफ़ाइन भी किया है कि कोई चीज़ स्पार्क कर रही है। अब देखें ये पूरा लेदर, यार मैंने कहा कि स्पार्क हुआ है, कुछ जला है। ये देखें, क्या है ये? मैं तुमसे कह रहा था कि कोई चीज़ जैसे स्पार्क हुई है, कुछ जल रहा है। तुमने जो है वो कहा कि यार तू छोड़, बस फजूल की बातें करता है। तुम्हारे सामने सबूत है। ये है, इस कुर्सी पर ये निशान आया है, ये लेदर के पीसेस सारे पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब समझ में नहीं आया कि ये आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। स्टूडियो में कोई चीज़ें हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ हो सकता है समझ से बाहर है कुछ चीज़ें। वेलकम टू येट अनदर आशी व्लॉग्स और डेली जिन स्टोरीज के डोज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल हो दोस्त? हाला शबीरुन कबीरुन मरहबा मरहबा मेरे दोस्त, मरहबा। छोड़ना क्यों, तू अरबी की वाट लगा रहा है? अच्छा, कैसा है? हाँ ज़बरदस्त, तबीयत ठीक माशाल्लाह। क्या स्टोरी सुना रहे हो आज? आशी स्टोरी सुना रहा हूँ अपने कासमाबाद की। ओके, मतलब हैदराबाद के अंदर एक छोटा सा टाउन कासमाबाद। चलो, याद है जब हम अलग अलग जगहों से कासमाबाद मूव हुए थे? यस। कोई 80s लेट 80s में। तो कासमाबाद क्या था? थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ? हाँ, तो ऐसे है कि मैं 78 की पैदाइश हूँ। देखो मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं एक्चुअल ऐसे ही हूँ, स्मार्ट ऐसे ही। तो 78 में मेरी पैदाइश है और 82 में हम इस एरिया में मूव हुए थे। और मेरे वालिद साहब पुलिस में ऑफिसर हुआ करते थे, तो बड़ी दुश्मनियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पर जब हम इस घर में मूव हुए थे तो
अच्छा खासा बड़ा घर हुआ करता था अल्हम्दुलिल्लाह। घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी, हम यहीं पे अंदर खेलते थे बरामदे में। आपने अक्सर हमारे व्लॉग्स भी देखा होगा वो। और मतलब कोसों दूर तक कुछ नहीं हुआ करता था। हम लोग छोटे हुआ कर 4 साल का बच्चा, हिसाब लगा लें 4 साल का बच्चा, हमारे सामने जो बाहर झाड़ियाँ हुआ करती थी, कांटों वाली झाड़ियाँ, वो हमसे यूँ ऊंची हुआ करती थी। और अगर हम छत पे खड़े होकर रोड की तरफ देखें तो हमें वो दूर दूर तक के पेट्रोल पंप्स नज़र आते थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में नहीं, सिंध में एक बड़ा फसाद पैदा हुआ था जिसमें सिंधी और महाजरों का आपस में झगड़ा हुआ था। वो बड़ा ख़तरनाक झगड़े शुरू हुए थे। तो जो सिंधी स्पीकिंग फैमिलीज़ थे, जो उर्दू जो उन इलाकों में रहते थे, वो यहाँ मूव हो गए थे। तो उसके बाद से कासाबाद जो था वो डेवलप होना शुरू हुआ था। अब आप कैरी ऑन करें। और ये लेट 80s और 90s का स्टार्ट की बात है। आप मेरे ख्याल से 78 में यहाँ 82 में मूव हुए थे जी। और हम लोग मूव हुए थे 88 में। ठीक है, हमारे वक्त में तो कुछ नहीं हुआ करता तो वो हमारे वक्त में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ घर हो गए थे। अब टोटल जो कासमाबाद में उस वक्त घर थे, गिनती के कोई 40-50 घर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इससे ज़्यादा घर नहीं थे। और वो 40-50 घर जिस तरह बाहर डाउनटाउन होते हैं और 1-1 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होता, तो यहाँ भी इस तरह के कुछ हालात थे कि आप अगर चले जाओ तो 10 मिनट की वॉक तक आपको कोई घर नहीं मिलता था। इवन शॉप्स तक नहीं होती, शॉप्स नहीं होती थी। शॉप्स के लिए फिर हम शहर जाते थे हैदराबाद सामान लेने के लिए। तो हम ये लोग यहाँ आशी वाले यहाँ मूव हुए थे मेन कासमाबाद में। हम मूव हुए थे भिटाई नगर। अच्छा, पहले भिटाई नगर, पहले हम भिटाई नगर मूव हुए थे। ठीक है, ओके। भिटाई नगर कासमाबाद का एक छोटा सा एक और एरिया है, जो वहाँ के हैं वो उनको पता है। हम वहाँ मूव हुए थे। अच्छा, हुआ ये था कि वहाँ पर जो हमारा घर था, हाँ, उस पूरे एरिया में एक ही घर था। ओके, ठीक। और वहाँ से फिर हम थोड़ा सा आगे जाते थे 10-15 मिनट की वॉक पर, वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो वहाँ पे फिर 2-4 घर थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से घर थे। तो बहरहाल हम भिटाई नगर मूव हुए थे उस वक्त। जिस घर में हम मूव हुए थे उस घर में कुछ चीज़ें थी उस वक्त। अच्छा, वो घर जिसमें आप मूव हुए थे, वो घर पुराना घर पहले से ही बना हुआ था? पहले से बना हुआ था वो। और तो उस वक्त तो खैर वैसे भी वो इतना पुराना नहीं होगा, उस वक्त के हिसाब से नया था, लेकिन पहले से बना हुआ। ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन मैं सॉरी एक बात इसको थोड़ा सा अमेंड भी कर देता हूँ। क्या है कि जिस वक्त हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो ये सारी जो हिंदू कम्युनिटी थी, कोली बरादरान जो थे, उनका यहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी। इनके यहाँ पर शमशान घाट भी हुआ करते थे, इनके कब्रिस्तान भी थे, कब्रिस्तान भी हुआ करते थे, उनकी ज़मीनें हुआ करती थी जी। बहरहाल तो हम वहाँ मूव हुए कुछ अरसे के लिए, क्योंकि हमने अलग से एक घर लिया हुआ था जो रिनोवेट हुआ था। जो अभी हमारा घर है वो रिनोवेट हो रहा था। वो घर बना हुआ था लेकिन उसमें काम था, तो उसका रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो हम टेम्पररी भिटाई नगर मूव हुए थे उस वक्त। होता क्या था, रात को क्योंकि बाहर पूरी झाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, तो आग जलने की आवाज़ आती थी। जिस तरह आग जलती है, कोई लकड़ियाँ जलाए और चिंगारियाँ, हाँ, वो इस तरह से चिंगारियों की आवाज़ें और वो इस तरह की आवाज़ें आती थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चा नहीं था, मतलब ये कि मुझे हर चीज़ में घुसने की आदत और चीज़ों की तह तक जाने की आदत। डेली रात को आग जलने की आवाज़ आती थी। मैं बाबा से पूछता था, बाबा ये आग बाहर जल रही है, तो बाबा को तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। कहने लगा सो जा खामोशी से, कौन सी आवाज़ है। अच्छा ठीक है। एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने कहा मैं देखता हूँ कि आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। ओके। पहले गया मैं छत पर, उस घर की छत पर कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। एक जगह पर कुछ स्क्रैप जैसे टूटी खिड़कियाँ और दरवाजे जाली की और इस तरह से वो चीज़ें पड़ी थी। आप ही की छत पर? हमारी छत पर। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। बहरहाल मैं वापस आ गया, आके सो गया उस रात। मैंने कहा हो सकता है मेरा वहम हो, वैसी कोई बात नहीं है।
खैर फिर वो दोबारा से वही दूसरी रात भी आवाज़ें, लेकिन अब की बार जो आवाज़ें थीं वो जो आग की, वो उस कमरे के अंदर से कहीं से आ रही थी, जिसमें हम मौजूद थे। ओके, जिसमें आप लोग सोते, जिसमें हम लोग सोते थे। अब आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही आग की। खैर मुझे लगा कि अब मेरा वहम ही होगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से आवाज़ आ रही है तो नज़र नहीं आ रही, मतलब ये फजूल सी कोई चीज़ है और उसमें मुझे ठीक। बहरहाल दूसरे दिन सुबह मैंने अपने बाबा को बताया। मैंने कहा बाबा मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ आके कोई जलाता है और आग की आवाज़ आती है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है। कहने लगा यार तुम्हारा वहम है बेटा, तुम कुछ भी नहीं है ऐसा ना। तो दम वम करके मुझे सुला दिया करते थे, बोले सो जाओ। एक हफ्ता कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा। एक हफ्ते के बाद रात को शोर की आवाज़ आई। ओके। मैंने बाबा को उठाया, मैंने कहा बाबा मुझे बाहर से शोर आ रहा, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। सही कह रहे हो। मैंने कहा बाबा मुझे शोर की आवाज़ें आ रही हैं और बाहर से मुझे लगता है कोई आया है और जो है ना देखें मुझे डर लग रहा है। तो जाहिर सी बात है बाबा उठे और बाबा ने उठ के जो है वो पहले थोड़ा सा इधर उधर झांक के और देखा तो बाहर तो कोई नहीं। फिर दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। कहने लगा बेटा बाहर तो कोई नहीं है, तुम्हें कहाँ से शोर की आवाज़ें हैं? मैंने कहा बाबा मुझे बाहर से शोर की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अभी भी आ रही हैं? अभी भी आ रही हैं। ठीक है। खैर बाबा मुझे बाहर तसल्ली के लिए ले गए, आ जाओ देखो कुछ है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा बाबा मुझे आवाज़ें आ रही हैं शोर की। तो बाबा को पता था जो मेरे साथ सिलसिले हैं, अब मुझे भी आइडिया तो था कि मेरे साथ जो चीज़ें हैं और इस तरह की। बहरहाल बाबा मुझे ले गए, फिर मेरे ऊपर पड़ वड़ के और मुझे सुला दिया उन्होंने। अब जब मैं सोया तो छत की तरफ देखता हूँ, छत पर मुझे साए नज़र आए काले चलते हुए। था धुआं, काला धुआं, जिस तरह लकड़ियों का धुआं होता है इस तरह का कमरे में मुझे छत पे काला धुआं नज़र आने लगा। अच्छा, काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि अपना काशिफ भाई, वो कमेंट्स भी करते हैं, अलग से इंस्टा पे डीएम भी करते हैं, काशिफ भाई हमें धुएं की तरह कोई चीज़ नज़र आती है, कोई काला धुआं होता है या इस तरह से कोई फीलिंग्स आती हैं, या जैसे तुमने एक एपिसोड में कहा था कि वो बिल्ली विल्ली कोई तुम्हें नज़र आई और इस तरह से ना। बहरहाल मुझे छत पे वो धुएं की तरह वो साए नज़र आए उसी रात। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार बाबा मानते नहीं हैं और बताना फजूल है। मैं उन धुओं की तरफ देखता रहा, उस साए की तरफ। कोई एक नहीं था, ऐसा लग रहा था कि छत पर पूरे वो धुआं फैला हुआ है और दम घुट जाएगा मेरा, क्योंकि कमरे में ऑक्सीजन की कमी होने लग। ना ऐसे धुआं फील हो रहा था जैसे बादल हो ऊपर, धुएं काले धुएं के बादल, लेकिन था जिस तरह लकड़ी की आग का धुआं होता है उस तरह का धुआं काला। लेकिन उसमें मेरा दम घुटने लगा कि जैसे अब ऑक्सीजन की कमी हो रही, कमरे में धुआं भर गया है। मैंने फिर बाबा को उठाया, मैंने कहा बाबा मेरा दम घुट रहा है, ये धुआं है, दरवाजे खोलो। बाबा ने कहा इसको हुआ क्या है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया। बाबा ने दरवाजे खोल दिए कि चलो इसको हवा आएगी। अम्मी उठ गई मरहुमा, तो वो जो है ना उन्होंने कहा कि यार इसकी तबीयत ख़राब हो रही है मुझे लगता है, तो ये कोई सही वो नहीं है। तो बाबा ने फिर वज़ू करके आयतुल कुर्सी, यासीन शरीफ कुल पढ़ के मुझे जागते रहे, मैं सो गया। दरअसल उसके बाद मुझे, वो जाग रहे थे, मुझे डर नहीं था, मैं सो गया। अब क्या होता है, अब मुझे उस जगह पे उसी रात नहीं, दूसरी रात, ओके, जो तुमने बात की थी ना शमशान घाट की स्टार्ट में, मुझे जलते हुए अब लोग नज़र आए।
खुली आंखों के साथ? खुली आंखों के सामने, लेकिन खड़े हुए नहीं थे वो, बड़े सुकून में लेटे हुए और उन पे आग लगी हुई, जिसका धुआं ऊपर जमा हो रहा था। ओके ओके। जिसके जलने की चिंगारियां और उनकी आवाज़ें मुझे कानों तक आ रही थी, जिसकी वजह से वो कमरा जब बंद था तो मेरा दम घुट रहा था। अब वो मैं देख रहा हूँ कि लोग लेटे हुए लिटरली और जल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने सामने किसी इंसान को जलता देखोगे तो आपकी क्या हालत होगी, और आपकी इतनी एज भी नहीं थी उस वक्त। मैंने फिर बाबा को उठाया, मैंने कहा बाबा वो देखो सामने इतने इतने लोग जल रहे हैं। बाबा ने कहा कि मेरा बेटा वैसे ही पागल है। सही है। उन्होंने कहा इसको सुबह हम किसी के पास ले जाएंगे और इस पर कोई दुआ वुआ करवाएंगे, क्योंकि अब ये उल्टी सुल्टी चीज़ें देख रहा है, ज़्यादा ही देखने लग गया। तब तो इंसान जलता हुआ देख रहा हूँ। आशी वो जो इंसान जब जल रहे थे वो यूं सुकड़ते थे, कोई उनकी चीख नहीं, पहले तो शोर की आवाज़ें थी, कोई चीख नहीं, यूं सुकड़ते थे, फिर कुलते थे, फिर सुकड़ते थे। ऐसा लगता था कि उनकी हड्डियाँ कोई यूं बांध देता था, ग्रैब कर लेता था मुट्ठी में और फिर रिलैक्स करता था। आवाज़ नहीं थी, आवाज़ मुझे पहले आई, जो शोर था। ये भी सीन मैंने देख लिया। दूसरे दिन बाबा वालों ने कहा कि भाई इसको हम लेके चलते हैं। सुबह हुई, बाबा ने वहाँ खाई रोड पर एक लोहार मस्जिद है, वहाँ पर एक मौलवी साहब हुआ करते थे, उस मुमताज़ नाम था, मुझे आज तक याद है। और मौलवी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसको देखता हूँ कि क्या है। मैं उधर ही मौजूद था, तो उसने मेरे ऊपर कोई पढ़ा, लेकिन उसकी पढ़ाई का कोई ख़ास, क्योंकि वो आमिल तो था नहीं, ना ही वो इस तरह की, वो तो एक नॉर्मल, लेकिन अल्लाह की कुरान में और आयतों में बड़ी ताकत है, बड़ी पावरफुल चीज़ है। बहरहाल ये पढ़ वढ़ा के अब इन्होंने कहा कि यार यहीं रुकते हैं, इसी घर में, जहाँ पे जिस गली में मुझे सरकटा नज़र आता था, यहीं रुकते हैं, वहाँ नहीं जाते, इसकी तबीयत वहाँ ख़राब हो रही है। तो कुछ अर्सा यहीं रुक जाते हैं, फिर दूसरा घर जब वो रिनोवेट हो जाएगा हम उसी घर में चले जाएंगे, वहाँ पे इसकी तबीयत, अब पता नहीं किसी दिन मर आ जाए तो वो गले पड़ जाएगा। फिर आप वो भिटाई नगर वाले घर को छोड़कर वापस खाई रोड पे, जहाँ पे आपका पुराना घर था, वहाँ जहाँ पे आपको अक्सर सरकटा नजर आया करता था। वो स्टोरी है, वो आप सीरीज़ में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा जी। तो वहाँ जब मैं सोया, अच्छा वो तो भिटाई नगर के घर का किस्सा था। जलता हुआ एक बंदा रात को उस घर में मेरे बराबर में खड़ा था। कौन से सरकटे वाले मोहल्ले में? हाँ। कहने लगा तुम मौलवी के पास क्यों आए, तुमने वो घर क्यों छोड़ा? अल्लाह अकबर। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते थे, अब तब बताएंगे जब तुम उस घर में आओगे, वरना मैं रोज़ तुम्हारे पास इसी तरह जलता हुआ आके खड़ा हूँगा। ओहो, बड़ी अजीब बात। एक तो मेरी उम्र इतनी नहीं, मैं बाबा को क्या बताऊं कि क्या है। मैंने अम्मी से बात की, मैंने कहा अम्मी रात ये हुआ है। माँ है, परेशान हो गई। तो हमारे घर के गली के बिल्कुल बराबर में मस्जिद है, वो मौलवी मुमताज़ वाली। मुमताज़ साहब से बात हुई, मौलवी साहब से, कि ये चीज़ है। उसने बोला नहीं, इस पे बहुत बड़ा असर है, इस पे ये और वो है, और इसको मार देंगे, उसको नहीं लेके जाना, ये करना वो करना। अच्छा। बहरहाल मेरे एक चाचा थे, जो मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, वो उस मौलवी के दोस्त थे। अच्छा। तो मैंने चाचा से कहा, मैंने कहा चाचा किसी को बताओ नहीं,
मुझे ले चलो। चाचा ने कहा कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अपने साथ मुझे भी मरवाएगा, कहाँ मुझे फंसा रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मुझे ले चलो, बाइक पर ले चलो, मैं उधर चलना है, मैंने चलो उधर चलो। मैंने ज़िद की, वो उस बेचारे ने कहा अच्छा ठीक है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तुम्हें लेके चलूँगा। बहरहाल उसने फिर एक दिन बाइक स्टार्ट की, उसके दूसरे या तीसरे दिन ऐसे ही वो घर वालों को बोला इसको चक्कर दिला के आ रहा हूँ ये वो, हम चले गए भिटाई नगर वाले का। आशी उस घर के दरवाजे पे जो हम ताला लगा के आए थे वो ताला खुला हुआ था। ओके। और ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई इंतज़ार कर रहा है। जब चाचा ने देखा उसने बोला अबे ताला नहीं लगा के गया था क्या तेरा अब्बा? मैंने कहा ताला तो चाचा कैसे नहीं लगाएंगे, अंदर सामान पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, ताला तो लगाया था बाबा ने। बहरहाल अंदर गए, मेरे चाचा ने भी वो आग देखी। ओके। वो जो जलता हुआ बंदा था उसने कहा ये ज़मीन पहले शमशान घाट थी। हाँ, ओके। मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये जितने भी तुम्हें दिखाए वो सब यहाँ पर जलते हुए इंसान थे जो जल चुके हैं। ओके। तू वाहिद बंदा यहाँ पर आया जिसने इन सबको देखा। अब तू यहाँ आके रहेगा तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा, वरना मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहूँगा। होए 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 होए। अब ये बात वो मुझसे कर रहा है और मेरा चाचा मेरी शक्ल देख रहा है कि ये बात किसके साथ कर रहा है। तेरे चाचा ने भी वो चीज़ देखी थी? मेरे चाचा ने सिर्फ आग देखी थी। हाँ, उस जलते हुए आदमी को नहीं देखा? नहीं देखा। मैंने चाचा को बताया, मैंने कहा चाचा ये खड़ा है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और कोई बैठा हुआ है सोफ़ा पे और मैं तुमसे कहूँ कि ये कह रहा है, ठीक है? तो चाचा को मैंने कहा चाचा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी लग जाऊंगा, वरना तुम यहाँ पे आके वो करो। चाचा परेशान हो गया क्योंकि चाचा ने देखा कि आग जल रही है लेकिन ज़मीन पर कहीं पे जलने की कोई निशान ही नहीं है। एक चीज़ जहाँ पे कोई जल रही होती है तो काला निशान पड़ जाता है, वो काला निशान तो नहीं है। चाचा परेशान हो गया। चाचा ने बोला बेटा निकल, चल शाबाश, यहाँ से पहले तो यहाँ से निकल। लिटरली चाचा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, चाचा का हाथ ऐसे जला जैसे उसने अंगारा हाथ में पकड़ लिया हो। उसने यूँ पकड़ा, मुझे यूँ छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार तुम्हारे अंदर मुझे लग रहा है कोई आग जल रही है। मैंने कहा चाचा मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे या तो छोड़ जाओ या तो सब आ जाओ। कहने लगा अच्छा ठीक है। चाचा ने बोला अभी तो चल, फिर देखते हैं। चले आए वापस। आके चाचा ने सारा मसला बाबा को बताया। बड़ा फ्रॉडी चाचा था तेरा यार। उसने कहा था किसी को नहीं बताएंगे, बता दिया। अच्छा फिर? नहीं तो मसला ऐसा था कि मुझे वहाँ जाके रहना था। अच्छा। तो बाबा ने कहा कि तू भी इसके साथ पागल हो गया, तेरा हो गया दिमाग ख़राब, हम तो नहीं जाएंगे भाई, ठीक है, और इसको भी नहीं छोड़ेंगे। चाचा बोला तुझे जाके रहना है तो तू रह ले, ना मेरा बच्चा जाएगा ना तू जाएगा ना मेरी फैमिली जाएगी। बहरहाल दादी ने बाबा को समझाया, दादा ने समझाया कि चलो साथ चलते हैं, 2-3 दिन रह लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो लोग कहते हैं कि कभी कभी आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए कोई जुड़ जाता है। आपको एहसास नहीं होता, आपको पता नहीं चलता, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ होता है, आपकी ज़ात के साथ अटैच होता है।
जिसके होने से किसी और पर तो फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन आपकी ज़ात पर बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। हम वहाँ वापस गए, ठीक है। दादा के कहने पे, दादी मरहुमा के कहने पे। एक हफ्ता वहाँ पे दोबारा रुके कि वो घर वहाँ रिनोवेट हो जाएगा तो दादा दादी वापस अपने पुराने घर चले जाएंगे और हम वापस यहाँ आ जाएंगे। मौलवी साहब को साथ बोल दिया कि आप रोज़ आके पढ़ाई किया करना उस घर पे। मौलवी मुमताज़, मुमताज़ साहब की कोई लिखी हुई थी। एक दिन जब पहले दिन मुमताज़ साहब आए तो पहले तो मुमताज़ साहब घर में दाखिल ना हो सके कि जैसे ही दाखिल होने की करें तो ऐसा लगे मुमताज़ साहब को कि भारीपन हो रहा है, उल्टी ऐसा हो रहा है, और वो बाहर ही खड़ा हो जाए उल्टी करने के लिए। उल्टी आती और वो बाहर, अब घर में जाके तो नहीं कर, वो बाहर ही उल्टी। कहने लगा साईं मैं तो अंदर नहीं आ सकता, बड़ा मसला है और मुझे लगता है किसी को बुलाना पड़ेगा आपको। मैं ये मुझसे चीज़ें, ये ज़ोर है, ये मेरे बस की काम नहीं है। अब वो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि आपका फ्रीक्वेंट मूव करना अलग अलग जगहों पर, जैसे खाई रोड तो ठीक था, लेकिन आप किसी ऐसी जगह, किसी आमिल के चक्रों में जाओ, किसी गांव से बुलाओ, जिस तरह से वो एक था जो एक औरत से जिसने मेरी जान नहीं छुड़वा सका, तो जो है वो, अच्छा, फिर जो है वो अपना, वो इस तरह से नहीं जा सकते थे, वो मूव नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। हाँ। तो मुमताज़ साहब जो है वो भाग गए। अच्छा। अब मेरी रात को बात चल रही है, अब वो जलता हुआ बंदा शोलों में लिपटा हुआ फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया और कहने लगा कि देख अब बस, अच्छा, अब नहीं जाऊंगा, अब तू कहीं भी चला जा, अब मैं नहीं जाऊंगा। बात बड़ी मज़े की है, लेकिन सुनने वालों के लिए, मेरे लिए नहीं। कैसा फील होता है कि आप एक सेकंड में आग की तरह जल रहे हो और दूसरे सेकंड में आपका जिस्म ठंडे बर्फ़ की तरह हो, आइसबर्ग की तरह। तीसरे पल में आपका जिस्म पिघल के ज़मीन पे बह रहा हो। कैफियत बड़ी ख़राब होती है। कुछ चीज़ों का एंड नहीं होता, कुछ किस्सों का एंड नहीं होता। कहानी एंड हो चुकी है। कहानी का कोई एंड नहीं है इसका। अच्छा, फिर वो जलता हुआ आदमी जो है वो तेरे साथ रह गया। अब वो रह गया, चला गया, है नहीं है, वो एक अलग किस्सा है। यार ये कैसी स्टोरी छोड़ी तूने? आखिर में सब कुछ यूं हो गया, अच्छा अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। यार आशी, जो यार मतलब नहीं कर, बस एंड कर दे वो सब। ऐसी क्या एंड कर, ये एंड है यार। यार अब इतनी सारी स्टोरियाँ बनाई, यही बना दे यार। लोग कहते हैं ना तू स्टोरियाँ बनाता है, चल बना मैं दे। ये कैसे बनाऊं यार? एक चीज़, इसका एंड यही है, मैं क्या बताऊं, मैं इसका क्या एंड बताऊं? वो मुर्दा हिरन वाली कोई एपिसोड थी, किसी ने देखा कि मेरी आंखें बिल्कुल काली हो गई हैं। भाई मैं इंसान हूँ, ठीक है, जिसने देख लिया देख लिया, जिसने नहीं देखा नहीं देखा। मैं कुछ कर नहीं सकता इस पे। हिरन वाले एपिसोड में तेरी आंखें काली हो गई थी? मुझे नहीं पता, वही होंगी। स्टोरी का तो एंड कर दे यार। फिर क्या हुआ? आखिर मुर्दा इंसान ने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्या करेगा? तेरा दोस्त बना रहा। मुझे क्या पता। लेकिन इस स्टोरी में मुझे एक मैसेज देना लाजमी है, और वो मैसेज ये है कि
अक्सर और बेशतर हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे अकेले में बात कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अब जैसे मैं अपनी छोटी बेटी की मिसाल देता हूँ, अनुषे की। वो अनुषे अक्सर रूम में बैठ के बोलती हैं कि पापा टूटू टूटू, मतलब यहाँ पे कुछ है। और उसके बाद फिर वो उसको कहती है आता टूटू के टूटू आता। अब मेरी पढ़ती है कहता और टूटू आता, भाग जाए यहाँ से। लेकिन मतलब क्या है कि हमें थोड़ा ब्रेव बनना पड़ता है। लेकिन मकसद कि हमें अपने बच्चों की बातों पर फोकस करना चाहिए। वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, किस कैफियत से गुज़र रहा है, हमें समझना चाहिए, बनस्बत ये कि हम अपने बच्चे को बोलें कि ये पागल हो गया है और सर्टिफाइड करवा कर उसको पागल खाने में एडमिट करवा दें, या हम उसकी बातों को इग्नोर करें। ऐसे मेरे ख़ुद के अपने फैमिली में बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं जब हम लोग अपने बच्चों की बातों को इग्नोर करते हैं। यार मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, कि मुझे तो साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया था, उसने तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया था कि इसको जमा करवा दो भाई, ये किसी को मार देगा, ये इस तरह से नहीं करो। तो बहरहाल वो भी किस्सा आप देखेंगे लास्ट सीज़न का, वो जिसमें एक औरत मुझे ऊपर नज़र आती है जो बहुत अच्छी सी है, इंशाल्लाह देगा बहुत अच्छी सी। तो मकसद कि अपने बच्चों की बातों पर एतबार ज़रूर किया करें। अगर वो अकेले से याद आया, अपने बच्चों को किसी भी सूरत में अकेला मत छोड़ें जी। आप अक्सर आपके बच्चे कहते हैं ना कि मैं अकेला बैठ के पढ़ लूँगी। सबसे डेंजरस पार्ट लाइफ का ये है कि जब आपका बच्चा अकेला रहना शुरू करे, समझ लीजिए कि उसे कोई ना कोई सोहबत मिल गई है जिसमें वो खुश है। इसलिए अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें। आईपैड यूज़ करना है, टीवी यूज़ करनी है, मोबाइल यूज़ करना है, जो भी करना है, खाना खाना है, बच्चा अकेले में कोने में जाके खा रहा है, नहीं, उसको अपने साथ रखिए, उनके साथ बातें करें। बनस्बत ये कि वो उन मखलूक के साथ बातें करो, उनका हो जाए। क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि उनका हो जाए। अच्छा। तो वेल, इट्स अ बिग मैसेज फॉर एवरीवन, हर पेरेंट के लिए, हर चाचे मामे के लिए, नाने नानी के लिए, दादे दादी के लिए। अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, अकेला मत छोड़ें, उनको अपनी कंपनी में रखें, बनस्बत ये कि आप उनको किसी ख़तरनाक कंपनी का शिकार होने दें। वेल, यहाँ तक अगर आप लोग हमारे वीडियो देख लिया है तो लाइक करते हुए जाइएगा। अगर आप लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले और हम अपने कहानियों में, अपनी चीज़ों में सुधार ला सकें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ और भी बहुत सारी आएँ, या आप लोग चाहते हैं कि भाई किसी ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करें, उनके बारे में बताएं, जिस तरह राजस्थान की स्टोरी और स्टोरी टेलर की स्टोरी हमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस तरह की स्टोरीज़ को अगर आप लोग हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब उसके ऊपर अपने दोस्तों के साथ रिसर्च करके और फिर वो हमारे सामने पेश करेंगे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारी एक अमेरिका की बहुत अच्छी हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे लिए, वो क्या कहते हैं इसको, उजी बोर्ड जो उन्होंने हमारे लिए अरेंज किया है। ट्राई नहीं करूँगा। और मरियम, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको कहा था कि मुझे ज़रूर भेजिएगा। ये ट्राई करे ना करे, मैं खुद ट्राई करूँगा और अकेला ट्राई करूँगा। मैं इसको करने ही नहीं दूँगा। नहीं हूँ मैं फट्टू नहीं दूँगा। मैं उससे पहले कोई ना कोई चीज़ लाके इसके सामने खड़ी कर दूँगा। अगर तुझे देखने का इतना ही शौक है तो ये देख ले आ। अभी आज की तो बात ही नहीं कर रहा। जब वो बोर्ड आएगा, जब वो बोर्ड आएगा हम तब की बात कर रहे हैं। वेल, ये हमारा आपस का एक डिबेट है जो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने आज ज़रूर इन्जॉय किया होगा। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक लिए सिया, बाय, अल्लाह हाफिज़। मरियम, थैंक यू।